डियर स्टूडेंट, मैं आज 10th क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके पास। और इस पुस्तक में जो पहला चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आज इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। लोकतंत्र एक शासन की पद्धति है और पूरी दुनिया में अभी जो है सो ज़्यादा लोकप्रिय ये शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र की अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी और सर्वमान्य परिभाषा दे रहा हूँ, जो अब्राहम लिंकन, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, के द्वारा दिया गया है। तो उनकी जो परिभाषा है सर्वमान्य है और बहुत आसान भी है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने सरकार का चुनाव खुद करती है, यानी डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो लोकतंत्र के बारे में अभी इतना ज़्यादा नहीं बतलाएंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे और उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता, जैसा कि आप जानते हैं, ये शासन व्यवस्था जिसके हाथों में होती है सत्ताधारी वर्ग कहलाता है वो। और अब रह गई कि सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि इसमें जितना अधिक से अधिक लोगों को हम शामिल करें उतना ही ये सफल शासन व्यवस्था होती है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर आंसर दिया है, आप उसको देखिएगा कि यह ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के सभी समुदाय, समुदाय कहने का मतलब अगर हम अपने देश के बारे में कहें तो यहाँ कई तरह के समुदाय हैं। कई भाषा के लोग हैं, कई क्षेत्र के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई संप्रदाय के लोग हैं। तो इन सबों को किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदार बनाना ही सत्ता की साझेदारी है। और बहुत ही आसान तरीका है समझने का कि देश के हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को इसमें भागीदार बनाना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। बहुत आसान ये परिभाषा है और आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। और अब इसी चैप्टर से जुड़ा अगले सवाल की हम चर्चा करेंगे और बढ़ते हैं हम आगे आपके सामने कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, आप समझ गए कि देश के हर तरह के लोग, जो हर समुदाय के लोग हैं, उनको भागीदार बनाना। अब सवाल है कि जरूरी है क्यों, यही हमारा क्वेश्चन है कि यह क्यों आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सत्ता की साझेदारी के लिए जो जरूरी बातें हैं आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम हर तरह के समुदाय को शामिल करते हैं तो उससे होगा क्या कि आपस में जो होने वाले झगड़े हैं, जो टकराव हैं, संघर्ष हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। इसके बाद सत्ता की साझेदारी से देश में क्या होता है कि राजनीतिक अस्थायित्व स्थापित होता है, यानी सरकार जो है शांतिपूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करती है। और इसके बाद होता क्या है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हिंसा होना चाहिए था। हिंसा एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, अस्थिरता को। यहाँ पर जो है अस्थिरता होगा, छुट्टी थे। तो सत्ता साझेदारी से देश में राजनीतिक अस्थायित्व स्थापित होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश में हिंसा बढ़ेंगे, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, शांति नहीं होने से देश में विकास अवरुद्ध होगा। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अगला है, सत्ता की साझेदारी होने से देश में एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब कि देश एक रहता है, टूटने की संभावना कम रहती है और लोग मिलजुल करके बंधुत्व की भावना से अपने देश में जीवन यापन करते हैं और सभी लोग अपने को देश से जुड़ा हुआ मानते हैं। जैसे भारत है, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर भी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए
राजस्थान में जाइए, केरल में जाइए, सिक्किम में जाइए, कोई राज्य के नाम पर नहीं कहेगा कि हम सिक्किमी हैं या हम झारखंडी हैं या हम केरलियन हैं, हर कोई भारतीय है। तो ऐसा इसीलिए संभव हुआ है कि हमने हर क्षेत्र के लोगों को जो है सो शासन में भागीदार बनाया है और वे अपने को भारत का एक अंग मानते हैं और भारत को अपना देश मानते हैं। तो इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है। वैध सरकार उसी को कहते हैं जिसमें समाज के सभी समुदाय जो है शासन व्यवस्था भागीदार होते हैं। तो वैध कहने का मतलब वास्तविक या सही अर्थों में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका ये गुण है कि इसमें समाज के सभी समुदाय के लोग उससे शासन व्यवस्था में जुड़े और अपनी भागीदारी से जुड़े, तभी जो है सो लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र कहलाता है। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी करना लोकतंत्र में जो है सो बहुत आवश्यक है और इसके बिना जो है लोकतंत्र अधूरा रहेगा और उस देश में जो है सो अस्थिरता रहेगी, कभी भी टकराव हो सकेंगे, देश की एकता को भी खतरा रहेगा। तो इस तरह से सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम इसी चैप्टर का एक अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने कि बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन के मॉडल क्या। चलिए हम थोड़ा यूरोपियन देश चलें। यूरोप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम। कितना छोटा आपको हम बताएं, मान लीजिए हमारा जो हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा राज्य से भी जो है सो वहाँ की जनसंख्या कम है। आप अनुमान लगाइए कि कितना छोटा है हमारे देश की अपेक्षा। वहाँ के जरा हम सत्ता के विभाजन की व्यवस्था देखें कि क्या है सो। तो बेल्जियम का जो मॉडल है सत्ता के विभाजन का, उसकी विशेषता हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। वहाँ किया क्या गया, असल में थोड़ा सा हम आपको बेल्जियम का ये थोड़ा बैकग्राउंड बतलाते हैं क्या है। बेल्जियम में जो है 3 तरह के लोग रहते हैं। एक है डच भाषी लोग, दूसरा है फ्रेंच भाषी लोग और तीसरा है जर्मन भाषी लोग। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो डच भाषियों की है, इसके बाद फ्रांसीसियों की है और सबसे कम जो है जर्मन भाषी लोगों का है। अब होता क्या था कि ये तीनों समुदाय जो है सो आपस में टकराव की स्थिति में रहते थे, आपस में संघर्ष करते रहते थे क्योंकि सत्ता में इन लोग को उचित भागीदारी नहीं दी गई थी। इसके लिए बेल्जियम ने बड़ी होशियारी से काम किया और संविधान में संशोधन करके और जो व्यवस्था की उसी की रूपरेखा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसने किया क्या कि संविधान में व्यवस्था किया, वो जो संविधान संशोधन किया उसमें क्या व्यवस्था किया उस पर आप देखेंगे। उसमें क्या किया कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग, देखिए दोनों यहाँ ये डच भाषी, अभी आपको हम बतलाए थे कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी में ज़्यादा संख्या डच लोगों की है। लेकिन वहाँ क्या किया गया संविधान में कि जो केंद्र सरकार होगी, जैसे हमारे यहाँ भारत में केंद्रीय सरकार दिल्ली में है, उसी तरह से वहाँ ब्रुसेल्स में है, ये राजधानी है। तो जो केंद्र की सरकार है उसमें क्या किया गया कि डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी यानी डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों के जो है मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। और कोई भी कानून अब तभी बन सकेगा जब दोनों पक्ष की सहमति होगी, यानी डच लोग और फ्रेंच लोग जब दोनों चाहेंगे तभी वहाँ कोई कानून पारित होगा, यानी कोई एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। तो इस तरह से यह व्यवस्था करके और दोनों को जो है सो शांत किया गया और सहमति दोनों ने इस पर सहमति व्यक्त की। फिर अगला उन्होंने क्या किया कि बेल्जियम के संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से कर दिया गया, जैसे हमारे देश में किया गया है। यानी कौन अधिकार केंद्र के पास रहेगा, कौन अधिकार राज्य के पास रहेगा, ये जो है स्पष्ट कर दिया गया। और राज्य सरकार के किसी भी अधिकार में जो है केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा या केंद्र सरकार के अधीन में, जैसे कि हमारे यहाँ की व्यवस्था है। अच्छा, इसके बाद और क्या किया गया सो हम देखें। इसके बाद क्या कि उनकी जो राजधानी ब्रुसेल्स है और वहाँ समुदायों के समान प्रतिनिधित्व वाली एक अलग सरकार है। अब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली सरकार है, वैसे ही वहाँ भी राजधानी में ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है, वहाँ जो सरकार है उसमें भी वही बात किया गया जो केंद्र सरकार में किया गया था। यानी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों मंत्रियों की संख्या यहाँ भी बराबर कर दी गई। हालांकि यहाँ पर जो है सो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि वहाँ डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी केंद्र सरकार में, तो हमने वहाँ पर उसने किया कि डच और फ्रेंच को बराबर किया। उसी तरह से यहाँ फ्रेंच की संख्या ज़्यादा थी
ब्रसेल्स में, लेकिन यहाँ भी फ्रेंच और डच के मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। यानी कहने का मतलब कि केंद्र सरकार में डच लोगों को जो कमी था उसको ये राजधानी की सरकार में पूरा कर दिया गया। इस तरह से दोनों वर्ग खुश हो गया। अब बेल्जियम में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा एक और तीसरे स्तर की सरकार है जिसको वहाँ पर सामुदायिक सरकार कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक जर्मन भाषी लोग भी रहते हैं कुछ पर 1-8%, तो उनके लिए क्या किया गया कि उनके लिए एक तीसरे स्तर की भी सरकार बनाई गई जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। हालांकि हमारे देश में वैसी सामुदायिक सरकार कोई नहीं है। तो इस सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों के द्वारा होता है। कहने का मतलब कि भाषा के आधार पर भी जो है वहाँ पर सरकार बनाने की व्यवस्था की गई है, और ऐसा करके सामुदायिक सरकार जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में निर्णय कर सकती है। तो ऐसा कर देने से हुआ क्या कि बेल्जियम में पूरी तरह से शांति हो गई, क्योंकि बेल्जियम ने हर समुदाय के लोगों को अपने सत्ता में साझेदार बना करके उचित प्रतिनिधित्व दे करके और जो पहले वाली समस्या थी उसको हल कर दिया। अब वहाँ पर बिल्कुल शांति है और यूरोप के बहुत ही शांति प्रिय देशों में इसकी गिनती होती है। तो ये जो आपने बेल्जियम का जो मॉडल देखा कि किस तरह से वहाँ तीनों वर्ग को जो है सो ये सहमत करके और सरकार बनाई गई, बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसी तरह से एक हम और क्वेश्चन लेंगे अब इसका। अब जरा हम श्रीलंका की बात करेंगे। जैसा कि अभी हम बेल्जियम के बारे में बतला रहे थे कि बेल्जियम बहुत होशियारी से काम किया कि अपने हर समुदाय के लोगों के लिए सत्ता में भागीदार बनाया और भागीदार बना करके शांति व्यवस्था काम करके अच्छी तरह से विकास कर रही है। लंका की बात करें कि श्रीलंका, आप जानते हैं श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इसका इतिहास भी जानते होंगे कि हमसे बाद में आज़ाद हुआ। ये भी कभी अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। तो श्रीलंका में जब अंग्रेजों से मुक्ति मिली वहाँ के लोगों को, तो यहाँ पर भी जो है सो लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, अब जरा सा यहाँ का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। यहाँ पर ज़्यादा संख्या जो है सिंहली भाषा लोगों की है। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग हैं और तमिलों की संख्या जो है, तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या जो है सो बहुत ही कम है उनकी अपेक्षा। अब वहाँ पर सिंहली भाषी लोगों के मन में जो है सो थोड़ा सा कपट हो गया। इन लोगों ने क्या किया कि सिंहली समुदाय चूँकि बहुसंख्यक है और तमिलों की संख्या जैसा कि आपने अभी सुना कि उनकी संख्या कम है, तो सिंहली लोगों ने सोचा कि हम बहुसंख्यक के बल पर जो है तो शासन पर प्रभुत्व जमाएंगे, और उसके लिए उसने कई कदम भी उठाया जिसकी चर्चा हम नीचे कर रहे हैं आपको। सबसे पहले उसने क्या किया कि तमिल भाषा की अवहेलना कर दी। सबसे भारी गलती श्रीलंका यहाँ पर किया कि तमिल भाषा की अवहेलना करके और सिंहली भाषा को जो है देश को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब इससे जो है तमिलों की भावना पर जो है तो बड़ा आघात पहुंचा। दूसरा उसने क्या काम किया कि विश्वविद्यालयों में तथा अन्य सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी को प्राथमिकता दी गई वहाँ पर। ऐसा करके भी श्रीलंका जो है तमिलों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया। फिर आगे उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। यानी ये 3 काम श्रीलंका ऐसा किया जिसके कारण वहाँ के जो तमिल थे और वहाँ की सरकार से जो है सो बिल्कुल खफा हो गए, और यही असंतुलित सत्ता विभाजन का परिणाम हुआ कि श्रीलंका में जो तमिल समुदाय थे वो लोग संघर्ष पर उतर गए। दोनों समुदायों के बीच तनाव फैल गया और संबंध बिगड़ते चले गए। और जैसा कि सुना होगा आपने कि अभी तक श्रीलंका में 25,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, और जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक का भी नाम है। तो इस तरह से अभी भी वहाँ ये जो ये है समस्या समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यूँ कहिए कि अभी दबा हुआ है और कभी भी भड़क सकता है। तो ये जो हमने 2 तरह की बात आपको बताई, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की, तो इसमें आपने क्या सीखा? एक जो बहुत बड़ी बात इसमें से निकल कर आती है वह यह है कि दोनों जगह लोकतंत्र है, लेकिन दोनों लोकतंत्र में हमने देखा है अंतर। दोनों में अंतर क्या देखा? हमने अंतर देखा कि बेल्जियम जो है होशियारी से काम किया और अपने यहाँ के हर समुदाय को सत्ता में साझेदार बना करके और सबके सहमति से सरकार जो है सो चला रही है। श्रीलंका यह काम नहीं कर सका, जिसके कारण उसके यहाँ अशांति है और कभी भी हिंसा भड़क सकती है, और पहले बहुत ही वहाँ पर हिंसाएं हो चुकी है। तो कहने का मतलब अब इसको हम एक लाइन में बतलाएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है बहुत आवश्यक होती है, और बिना साझेदारी किए
हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वही काम हमने अपने देश में भी किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बतला दिया है, और अगर आपको और भी कोई अगर इसमें कोई कमी अगर रही होगी, या अगर आपको और कोई क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो आप कमेंट करेंगे और हम अगले वीडियो में फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और हमारी अब सेवा ही समाप्त होती है, और आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू।